Hello everyone, welcome back to my channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, this is our 10th class of 10,000 plus most important pedagogy question series और इससे पहले की जो 9 क्लासेस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अपने बारे में बता देती हूँ, आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 181 बिकॉज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 180 वीडियोज़ 1 to 9 में कवर कर लिया है, उनको आप देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 181 से। सो क्वेश्चन इज़ गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग, कि जो अच्छी रीडिंग होती है उसका क्या डेवलप करने का एम होता है। स्टूडेंट्स, ये KVS 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, सेकंड प्रोनाउंसिएशन, थर्ड सेंसिटिविटी या फोर्थ इंक्रीजिंग फैक्चुअल नॉलेज। सो स्टूडेंट, जो गुड रीडिंग होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आए। अगर वो आपको समझ नहीं आ रहा तो वो तो कोई रीडिंग है ही नहीं। तो गुड रीडिंग का मतलब यही है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आपकी नॉलेज में एडअप हो, वो आपको समझ आए। सो स्टूडेंट, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। कि गुड रीडिंग का मेन एम यही होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 182। अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम और हर इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट। कहने का मतलब ये है कि एक छोटा बच्चा है जो कि नई सिचुएशन को सीख रहा है, उसी टाइप की एक पहले कोई उसके साथ सिचुएशन हुई थी, उस सिचुएशन की इन्फॉर्मेशन को लेकर के वो नई सिचुएशन को सीखने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ रिलेटेड टू, तो ये जो प्रोसेस है कि पुरानी इन्फॉर्मेशन को लेकर के, पुरानी इन्फॉर्मेशन की हेल्प लेकर के नई इन्फॉर्मेशन को सीखना, दिस इज़ रिलेटेड टू व्हाट। फर्स्ट, लॉ ऑफ एनालॉजी ऑफ लर्निंग, सेकंड लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग, थर्ड लॉ ऑफ एटीट्यूड ऑफ लर्निंग या फोर्थ लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, थॉर्नडाइक ने कुछ लॉज दी थी जिनमें से एक लॉ थी लॉ ऑफ इफेक्ट की, जिसमें उसने कहा था कि जो हम पहले सीख चुके हैं उसी चीज़ से रिलेटेड अगर हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं तो हमारी पुरानी जो नॉलेज है वो नई चीज़ को सीखने में हेल्प करती है। ये हमारी थी लॉ ऑफ इफ़ेक्ट जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी यही हो रहा है कि बच्चा जो है वो नई चीज़ सीख रहा है अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन को लेकर के। तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ हो रहा है? लॉ ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ लर्निंग का। सो स्टूडेंट, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ लॉ ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टीचर कैन हेल्प द चिल्ड्रन टू प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बाय, कि एक कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको किस तरह से हैंडल किया जाए। तो एक टीचर एक बच्चे को कैसे हेल्प कर सकती है इसको, कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको सॉल्व करने में या उसके साथ डील करने में कोई भी टीचर एक बच्चे को कैसे हेल्प कर सकती है। ए, नॉट ऑफरिंग एनी हेल्प एट ऑल सो दैट चिल्ड्रन लर्न टू हेल्प ऑन देयर ओन, कि बच्चे को कोई भी हेल्प देने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा खुद से ही सीखे। बी, गिविंग अ लेक्चर ऑन इट, कि जो भी आप सिचुएशन है उसके ऊपर कोई लेक्चर दो। सी, ब्रेकिंग द टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड राइटिंग डाउन इंस्ट्रक्शंस, कि जो भी ये टास्क है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेना और फिर उसके बाद जो है उनको समझाना। या डी, एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन एंड ऑफरिंग अ हाई रिवॉर्ड टू द चाइल्ड हु कम्प्लीट्स द टास्क फर्स्ट, कि जो बच्चे हैं उनके बीच में कंपटीशन को बढ़ाना और जो बच्चा उस टास्क को सबसे पहले ख़त्म करता है उसको प्राइज़ देना। स्टूडेंट्स, ये सीटेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन से क्लियर हो रहा है कि जब हम कोई भी टास्क है या कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे और उसके बाद छोटे छोटे हिस्सों में बच्चों को समझाएंगे तो बच्चा जो है वो उस सिचुएशन के साथ बहुत अच्छे से डील कर सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी, कि जो भी हमारी सिचुएशन है उसको जो है छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा जाए और फिर उसको जो है बच्चों को समझाया जाए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 184। 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, कि जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है यानी कि जो मेंटल डेवलपमेंट होती है उसको 4 स्टेजेस में कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बांटा था।
आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको 4 स्टेजेस में बांटा था। फर्स्ट कोहलबर्ग, सेकंड एरिक्सन, थर्ड स्किनर या फोर्थ पियाजे। सो स्टूडेंट्स, पियाजे ही वो साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में बांटा था। कौन सी वो स्टेजेस थी? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 4 स्टेजेस थी जो पियाजे ने दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर के। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड फॉर स्टूडेंट अचीवमेंट टू इम्प्रूव कंसिडरेबली विच कैरेक्टरिस्टिक शुड बी प्रेजेंट इन एवरी ग्रुप। स्टूडेंट से DSSP 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग वाला मेथड होता है उसमें फॉर स्टूडेंट अचीवमेंट टू इम्प्रूव कंसिडरेबली, यानी कि जो बच्चे की अचीवमेंट होती है, कोई भी नई चीज़ सीखता है उसको इम्प्रूव करने के लिए एक ग्रुप में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है वो ग्रुप में होती है, तो उस ग्रुप की क्या खूबी होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं वो जो भी सीखें उनकी सीखने में इम्प्रूवमेंट हो पाए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना कि इन दोनों में से कौन सा ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। सक्सेस इज़ नॉट रिलायंट ऑन ईच इंडिविजुअल्स लर्निंग, कि जो ग्रुप की सक्सेस है वो ग्रुप की सक्सेस इंडिविजुअल लर्निंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि अगर इंडिविजुअली सपोज करते हैं कि 5 बच्चे हैं और अगर 5 बच्चों में से 3 बच्चे हैं जो कि सीख पाए हैं और 2 बच्चे हैं जो कि नहीं सीख पाए हैं, इसका मतलब कि वो जो ग्रुप था वो फेल हो गया है। तो यानी कि जो ग्रुप की सक्सेस है वो हर एक बच्चे की लर्निंग के ऊपर डिपेंड करती है कि हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ इससे सीखना है, इस चीज़ के ऊपर एक ग्रुप की सक्सेस डिपेंड करती है। या सेकंड है स्टूडेंट्स आर लुकिंग टुवर्ड्स अ ग्रुप गोल और रिकग्निशन, कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ग्रुप में काम करते हैं तो वो अपने ग्रुप की ही सक्सेस के लिए काम करते हैं, चाहे कोई कम काम करे चाहे दूसरा ज़्यादा काम करे, लेकिन वो मिल के काम करते हैं अपने ग्रुप की सक्सेस के लिए। तो ये हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग में होता है। सो स्टूडेंट्स, आपको बताने कि कौन सा करेक्ट है। सो आपको मैं बता दूं कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है स्टूडेंट्स, उसमें इंडिविजुअल हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, एक ग्रुप बना दिया जाता है और उस ग्रुप की सक्सेस को नापा जाता है, ना कि हर एक बच्चे की सक्सेस को नापा जाता है। तो जब ग्रुप की सक्सेस को नापा जाएगा तो इंडिविजुअल लर्निंग जो है वो हर एक बच्चे की जो लर्निंग है उसको नहीं देखा जाता, चाहे किसी बच्चे ने कम काम किया है चाहे ज़्यादा किया है, लेकिन उनके ग्रुप का काम जो है वो देखा जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, that is students are looking towards a group goal or recognition. So the correct option is option number 4, that is only 2. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 186, which is the place where the child's cognitive development is defined in the best way, कि जो बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको बेस्ट तरीके से कहाँ पर डिफ़ाइन करा जाता है, कौन सी वो जगह है जहाँ पर एक बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से देखा जाता है या उसको बहुत अच्छे से परखा जाता है, उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। फर्स्ट प्लेग्राउंड, सेकंड स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट, थर्ड ऑडिटोरियम या फोर्थ होम। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन से ही क्लियर है कि जो स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वहीं पर एक जो बच्चा है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को टेस्ट करा जाता है कि वो कितना समझता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, इन सब चीज़ों को कहाँ पर देखा जाता है, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट में। क्योंकि जब वो घर में रहता है तो बहुत जनरल सी जो उसके डेली लाइफ की चीज़ें वो सीखता है, लेकिन ज़्यादा जोर उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर है वो कहाँ पर आता है, जब वो स्कूल में होता है, क्योंकि वो वहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखता है अलग अलग सब्जेक्ट के, तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्कूल में होती है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स मोर इफ़ ही इज़। स्टूडेंट, ये HTET 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कि अ चाइल्ड लर्न्स मोर इफ़ ही इज़, कि एक बच्चा जो है वो ज़्यादा कब सीखेगा। ऑप्शन से देख लेते हैं। टॉट थ्रू टेक्स्ट बुक, सेकेंड टॉट थ्रू कंप्यूटर, थर्ड टॉट थ्रू लेक्चर मेथड या फोर्थ टॉट थ्रू एक्टिविटी मेथड। सो स्टूडेंट्स, जब एक बच्चा किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो वो खुद से कोई चीज़ को करके सीखता है, और जब कोई बच्चा खुद से कोई चीज़ को करके सीखता है तभी उसकी नॉलेज जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती है।
तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि एक बच्चा है वो सबसे ज़्यादा कब सीखेगा, जब वो खुद से कुछ करेगा, और खुद से वो कब कुछ करता है, जब वो कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज टॉट थ्रू एक्टिविटी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड। आपको यहाँ पर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जो कि एक इंटेलिजेंट बच्चे की होती है। ऑप्शन नंबर 1, वन हु कैन क्रैम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली, कि जो लॉन्ग एसेज होते हैं उनको बहुत जल्दी जो रट्टाफिकेशन कर लेता है वो। सेकेंड, वन हु कैन कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड अप्रोप्रिएटली, कि अगर जो एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो बहुत अच्छे से और बहुत फ्लुएंटली कम्युनिकेट यानी कि किसी के साथ वार्तालाप कर सकता है। थर्ड, वन हु कैन थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, कि जो एक एब्स्ट्रैक्ट मैनर में सोच सकता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सिर्फ अपने दिमाग में ही कोई चीज़ को सोच सकता है। या फोर्थ, वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन न्यू एनवायरनमेंट, कि अगर एक बच्चे को नए एनवायरनमेंट में छोड़ा जाए तो वो ईजिली उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन से ही क्लियरली पता चल रहा है कि ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर, कि एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसका ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है कि अगर वो लंबे लंबे एसेज हैं या पैराग्राफ्स हैं उनका रट्टाफिकेशन कर लेता है और उनको रट लेता है, तो ये किसी इंटेलिजेंट बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर, कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं जो बच्चे, वो किस तरह के बच्चे होते हैं। जो बच्चे हैं जब वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं यानी कि कोई एक सिचुएशन दे दी, उस सिचुएशन के लिए बहुत अलग अलग तरीके से उनके सॉल्यूशन सोचते हैं, इस तरह के बच्चे कौन से बच्चे होते हैं। स्टूडेंट्स से सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट डिसलेक्सिक, सेकंड क्रिएटिव, थर्ड रेजिलिएंट या फोर्थ डिसेबल्ड। सो स्टूडेंट, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं वो किस तरह के होते हैं कि अगर हम उनको कोई भी एक सिचुएशन दे देते हैं तो वो उस सिचुएशन के बारे में बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हैं और उनके जो आइडियाज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा नए होते हैं। वो ऐसे आइडियाज़ पहले कभी देखे नहीं होते, उनके आइडियाज़ जो होते हैं बहुत नए होते हैं और वो बहुत अलग अलग तरीके से सोच के किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर पहुंचते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो क्रिएटिव बच्चे होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ क्रिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच मेमोरी टेम्परेरीली रिकॉर्ड्स द सक्सेशन ऑफ इवेंट्स इन आवर लाइफ्स, कि हमारी जो लाइफ है उसमें जो हमारे डेली के इवेंट्स होते हैं वो कौन सी मेमोरी में टेम्परेरीली रिकॉर्ड होते हैं। परमानेंटली नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है टेम्परेरीली, वो कौन सी मेमोरी में रिकॉर्ड होते हैं। फर्स्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेकेंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, थर्ड सेंसरी मेमोरी या फोर्थ none of the above or none of these। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसमें हम जो है कोई भी चीज़ होती है वो बहुत टेम्परेरीली स्टोर होती है, बहुत छोटे टाइम के लिए स्टोर होती है। और हमारी लाइफ में हम डेली की जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती कि उनको हम याद रखें। सपोज़ करते हैं कि हम किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं और किसी ने हमें कोई नंबर बताया कि आप इस नंबर पर कॉल करो, तो हम क्या करते हैं उस नंबर को पेज पर लिख लेते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को याद नहीं करते हैं। वहाँ से सेकंड जो पर्सन है वो नंबर बोल रहा है, एक बार को तो हमारी मेमोरी में चली गई कि उसने 2 बोला है, हमने वो पेज पर लिख लिया। लेकिन अगर हम उसको 10 मिनट बाद किसी इंसान से वो नंबर दोबारा से सुनते हैं जो कि कॉल पर उससे बात कर रहा था, तो उसको वो नंबर याद ही नहीं होगा। तो ये इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं हमारी डेली लाइफ के, जो कि हमें ज़रूरत नहीं होती कि उनको हम याद रखें, लेकिन वो बहुत छोटे टाइम के लिए हमारी मेमोरी में स्टोर होते हैं, ऐसे जो मेमोरी होती है, ऐसी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एबिलिटी टू ग्रुप टुगेदर ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज टर्म्ड एज, कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी जीन पियाजे की, उसके अकॉर्डिंग जो एक एबिलिटी होती है जिसमें कि जो सेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एक क्लास में रखा जाता है या एक कैटेगरी में रखा जाता है, तो इस तरह की जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है जिसमें कि हम सेम चीज़ों को एक किसी कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर पाते हैं, ऐसी जो प्रोसेस है इसको क्या कहा गया है। स्टूडेंट्स, ये PS टेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है,
ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट एजिमुलेशन, सेकंड अकोमोडेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन या फोर्थ क्लास इंक्लूजन। सो स्टूडेंट्स, ये जीन पियाजे ने ये जो प्रोसेस था जिसमें कि हम सेम ऑब्जेक्ट्स को किसी एक कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं, ऐसे प्रोसेस को जीन पियाजे ने क्लासिफिकेशन कहा था, जिसमें कि हम क्लासीफाई कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स को, जो सेम होते हैं उसको हम एक क्लास में रख देते हैं और जो डिफरेंट होते हैं उनको हम किसी दूसरी क्लास में रख देते हैं। तो ऐसे सेम ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने का जो प्रोसेस था वो जीन पियाजे ने क्लासिफिकेशन कहा था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who proposed the social development theory that proved cognitive development is directly related to social communication? 4 साइकोलॉजिस्ट के आपको नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल कम्युनिकेशन है, यानी कि हम सोसाइटी में जो लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं उस सोशल कम्युनिकेशन का हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, या जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हमारे सोशल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो ये कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कहा था? फर्स्ट ब्रूनर, सेकंड गैगने, थर्ड पियाजे या फोर्थ वाइगोत्स्की। सो स्टूडेंट, जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने जो हमारी थी सोशो कल्चरल थियोरी दी थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो हमारे मेंटल डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, क्योंकि जब उसके ऊपर हमारी सोसाइटी का भी असर पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है उसमें उसकी डेवलपमेंट में हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करती है। तो यही उन्होंने कहा था सोशो कल्चरल थियोरी में। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछी गई कि जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है उस पर वो जो है सोशल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। तो ये कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कहा था? वाइगोत्स्की ने। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज BYOD अप्रोच इन ICT? सो स्टूडेंट्स, ICT इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि ये DSSB 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि जो ICT है इसमें BYOD जो होती है उस BYOD अप्रोच की आपको फुल फॉर्म बतानी है। फर्स्ट, ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस, सेकंड, बेस्ट यूथ ऑप्टिकल डिवाइसेस, थर्ड, बियॉन्ड आउटपुट डिवाइसेस या फोर्थ, ब्रिंग योर आउटपुट डिवाइसेस। सो स्टूडेंट्स, जो BYOD है इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस। जब हम ICT में BYOD का यूज़ करते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं वो खुद से ही अपना डिवाइस लेकर के आते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ब्रिंग योर ओन डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। AIES is one of the program conducted by NCERT. Expand AIES. AIES जो है ये एक प्रोग्राम है जो कि NCERT कंडक्ट कराता है। तो आपको बताना है कि AIES की फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस, सेकेंड, ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस, थर्ड, ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट सर्विस या फोर्थ, ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट सर्विस। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो AIES है इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस, जो कि NCERT द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ A और N। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कहता है कि रूही नाम की एक लड़की है जो कि कोई भी उसको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है तो उसके बहुत तरह के सॉल्यूशन सोचती है। वो एक प्रॉब्लम के जो है अलग अलग सॉल्यूशंस को सोचती है और उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं, उसके ओरिजिनल होते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस पहले कभी किसी के द्वारा देखे नहीं गए हैं। तो रूही किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले कर रही है? स्टूडेंट्स, ये CTET 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, क्रिएटिव थिंकर, सेकंड, कन्वर्जेंट थिंकर, थर्ड, रिजिड थिंकर या फोर्थ, ईगोसेंट्रिक थिंकर। सो स्टूडेंट्स, जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, मैंने अभी पीछे भी एक क्वेश्चन हमने इसी टॉपिक का किया था जिसमें हमने देखा था कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो लोग एक जो प्रॉब्लम उनको दे दी जाती है उसके अलग अलग तरीके से उसके सॉल्यूशंस को निकालते हैं और उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं बहुत ज़्यादा नए होते हैं। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक रूही की भी है। सो रूही क्या है? एक क्रिएटिव थिंकर। रूही जो है वो एक क्रिएटिव थिंकर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज क्रिएटिव थिंकर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 196, व्हाट इज मेंट बाय नेचर इन नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट? फर्स्ट, biological givens or hereditary information. Second, temperament of an individual. Third, the environment around us. या fourth, none of the above. क्वेश्चन कहता है कि जो हमारे नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट है उसमें नेचर का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स, हमारी जो साइकोलॉजी सीरीज़ हमने करी है उसमें भी हमने नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट के ऊपर एक पूरी क्लास की थी, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि जो नेचर होता है वो क्या होता है, जो एक बच्चे को हेरिडिटी से अपने पेरेंट्स से मिला होता है वो उसका नेचर होता है। सो यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ बायोलॉजिकल गिवेंस और हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, यही हमारा नेचर होता है। और नर्चर होता है हमारा एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारे हेरिडिटी के अलावा जो एनवायरनमेंट हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करता है वो होती है हमारी नर्चर। सो यहाँ पर पूछा है कि नेचर क्या है, तो नेचर हमारा क्या है, हेरिडिटरी ट्रेट्स जो कि हमारे पेरेंट्स से हमें मिली हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 197, एजुकेशनल रिस्पॉन्स टू सिम्बॉलिक स्टिमुलाई इज प्राइमरीली द रिजल्ट ऑफ, कि जो हम कोई भी एक स्टिमुलाई होता है उस पे जब हम इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं तो ये किस चीज़ का रिजल्ट है, इस तरह का जब हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं तो वो क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है। जब हम इमोशनली कोई स्टिमुलाई का रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो ऐसा क्यों है, ये किस चीज़ का रिजल्ट है। स्टूडेंट्स, से KVS 2018 में आया वो क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, मैचुरेशन, सेकंड, लर्निंग, थर्ड, एडजस्टमेंट, या फोर्थ, इंक्रीज्ड सेंसरी परसेप्शन। सो स्टूडेंट, जब हम मेच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद हम जो मैक्सिमम स्टिमुलाई हमें मिलती है उसका हम इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं। सपोज़ करते हैं कि कोई ऐसा स्टिमुलाई आया है कि हम खुश हो रहे हैं तो हम इमोशन दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। सपोज़ करते हैं ऐसा स्टिमुलाई आया है जिससे कि जो हमें दुख पहुंचता है उस चीज़ से, तो हम दुख का रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जब हम ऐसे इमोशनल रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं किसी भी स्टिमुलाई का, तो इसका मतलब कि हम मेच्योर हो रहे हैं, यानी कि हमारे अंदर मैच्योरेशन आ रही है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ मैच्योरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 4 काइंड ऑफ टीचिंग एड्स दी गई हैं, आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी ऑड वन आउट है। 3 एक जैसी हैं और एक डिफरेंट है, तो आपको बतानी है कि वो एक कौन सी डिफरेंट है। फर्स्ट, मॉडल्स, सेकंड, ऑब्जेक्ट्स, थर्ड, पपेट्स, या फोर्थ, फ्लैनल बोर्ड। सो स्टूडेंट्स, चारों जो हमारी टीचिंग एड्स हैं इनमें से 3 यानी कि मॉडल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड पपेट्स, ये तीनों हमारी नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स हैं। यानी कि प्रोजेक्टेड होती है कि कोई एक स्क्रीन होती है उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को, उसके ऊपर हम किसी भी चीज़ को दिखाते हैं, दे आर द प्रोजेक्टेड एड्स। लेकिन नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कैसे हैं, जैसे कि मॉडल्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, पपेट्स हो गए, ये क्या होते हैं, किसी भी चीज़ के एक मिनिएचर बनाए हुए होते हैं, तो ये हमारी नॉन प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं। लेकिन जो हमारा फ्लैनल बोर्ड है ये हमारा एक प्रोजेक्टेड एड में आता है, क्योंकि इसके ऊपर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को लिख के या प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं। तो जो फ्लैनल बोर्ड है ये हमारा जो है प्रोजेक्टेड एड है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ फ्लैनल बोर्ड, यही हमारा ऑड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 199, विच एक्टिविटीज़ आर एनकरेज्ड बाय अ टीचर इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कि एक जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होती है उसमें टीचर कौन सी एक्टिविटीज़ को एनकरेज करती है या कौन सी एक्टिविटीज़ को सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। स्टूडेंट्स, ये DSSP 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लेते हैं। आपको यहाँ पर 5 जो है एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आपको बतानी है कि कौन सी वो एक्टिविटीज़ है जो कि एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में एक टीचर यूज़ करती है। फर्स्ट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन, सेकंड इज़ प्रोजेक्ट वर्क, थर्ड इज़ फील्ड ट्रिप्स, फोर्थ विजुअल्स, या फिफ्थ क्लास डिस्कशन। सो स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं कि पाँचों की पाँचों जो एक्टिविटीज़ हैं वो एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में पाई जाती है, क्योंकि इन पाँचों ही एक्टिविटीज़ से बच्चे खुद से करके अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में बच्चे एक्सपेरिमेंट करते और नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क में उनको कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जिसके बारे में वो खुद से डिस्कवर करते हैं, खुद से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तब भी उनकी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है। फील्ड ट्रिप्स में वो लोग फील्ड विजिट करते हैं,
यानी कि कोई एक जगह पर जाकर उस जगह को विजिट करते हैं जहाँ पर वो खुद से ही अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। विजुअल्स यानी कि उनको कोई पिक्चर्स के द्वारा उनको दिखाया जाता है कुछ भी, या हम कह सकते हैं कोई मूवी दिखाई जा सकती है, वीडियो दिखाई जा सकती है, तो विजुअल्स को देखकर भी वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। और क्लास डिस्कशन जब होती है तभी भी वो डिस्कस करके अपनी नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो पांचों की पांचों एक्टिविटीज़ हैं ये पांचों ही बच्चों को नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, जिसमें कि ये पांचों की पांचों एक्टिविटीज़ आपकी दी गई हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 200। A specific type of learning disability in which there is difficulty attaching meaning to sound groups that form words, sentences and stories is known as, कि एक इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें कि कोई वर्ड होता है या सेंटेंस होता है या स्टोरी होता है उसका मीनिंग हम नहीं निकाल पाते हैं, इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी को क्या कहा जाता है? फर्स्ट डिसलेक्सिया, सेकंड डिस्ग्राफिया, थर्ड लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या फोर्थ नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो डिसलेक्सिया होती है वो हमारी होती है कोई रीडिंग डिसेबिलिटी जिसमें कि हमें रीड करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्टोरीज़ है या जो हमारे सेंटेंसेस हैं या जो वर्ड्स हैं उनका मतलब समझने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसी जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है इसको हम कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। यानी कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको हम अपने माइंड में प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, उसका हम मतलब नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो होती है हमारी लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है और हमने 200 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, जिसमें से कि आई गेस हाफ ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आपकी साइकोलॉजी और पेडागोजी से रिलेटेड हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। आपको कोई भी डाउट या सजेशन है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।